नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मॉर्निंग न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कुछ खास खबरें जो कल से लेकर आज तक, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि स्टाम्प को नया बनाकर कौन सा गिरोह बेच रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उमर खालिद की सुनवाई आखिर क्यों फिर से टल गई, और इसी बीच खबर में रहेगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से क्यों मिले। वर्तमान उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है, और आखिर में क्यों ऐसा उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब अखिलेश यादव को थमा देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ब्रेक करते हैं अपनी पहली खबर से, जो आ रही है मध्य प्रदेश से। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या सामान खरीदने बेचने का एग्रीमेंट करते हैं या किरायानामा बनवाते हैं तो उसे कानूनी रूप से स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है। इसके लिए क्या होता है कि आपको एक एफिडेविट स्टाम्प का इस्तेमाल होता है। ये डाक टिकट की तरह होते हैं, मगर इसके लिए जो स्टाम्प खरीदे जाते हैं क्या वो असली होते हैं? अब दैनिक भास्कर की एक पड़ताल में ऐसे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पुराने स्टाम्प को नया स्टाम्प बना करके बाजार में उतारा जा रहा है, और इसी के साथ साथ सरकारी खजाने को हर दिन लाखों का चूना लग रहा है। यह घोटाला अब्दुल करीम तेलगी के महा घोटाले की याद दिलाता है, लेकिन इसका तरीका कहीं ज्यादा शातिराना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो सरकारी दफ्तरों और बैंकों से चोरी किए गए पुराने दस्तावेजों से यूज्ड एडहेसिव स्टाम्प निकालकर उन्हें केमिकल से साफ करता है, फिर बिल्कुल नया बताकर बाजार में बेच देता है। आप भी जाते होंगे, स्टाम्प खरीदते होंगे, कोर्ट कचहरी के काम में स्टाम्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता कि यह स्टाम्प असली है या फिर नकली है। वैसे भी मार्केट में और मार्केट की दौड़ में यह सब कौन ही ख्याल रखता है। अब बताते हैं कि इस खेल में शहर के कुछ नामी स्टाम्प वेंडर शामिल हैं, जो बैंक कर्मियों और सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से इस गोरख धंधा को चला रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इस पूरे रैकेट का खुलासा करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया और रीफिनिश किए गए स्टाम्प खरीदे और एक्सपर्ट से उनकी जांच कराई। जांच में साफ साफ यही पता चला कि ये स्टाम्प जो है ये पहले के स्टाम्प पेपर है, यानी कि ये एक बार यूज कर दिए गए हैं और उसके बाद इन्हें फिर किसी तरह से केमिकल से हटा करके जो उसमें लिखा रहता है पन्ने में वो सब कुछ हटा करके फिर इसे यूज में लाया गया है। आखिर यह गिरोह कैसे काम करता है? भास्कर की पड़ताल में यह पता चला है कि इस गिरोह के तार सरकारी कार्यालयों और बैंकों तक जुड़े हैं। इन संस्थानों में जमा होने वाले लाखों दस्तावेजों पर एडहेसिव स्टाम्प लगे होते हैं। कुछ साल बाद ये दस्तावेज अनुपयोगी मानकर स्टोर रूम में डाल दिए जाते हैं। अब यहीं से यह खेल शुरू होता है। क्या करते हैं गिरोह के सदस्य? वहां के जो बाबू होते हैं, स्टोर कीपर होते हैं, वहां के जो चपरासी होते हैं, उनसे साठ गांठ करके इन दस्तावेजों को उठा लेते हैं और वो मिल भी जाते हैं। किसको इतना ख्याल रहता है कि स्टोर रूम में जो चीजें रखी हुई हैं वो किसके काम ही आएंगी, लेकिन जिसको इसमें काम निकालना है वो तो दिमाग लगाता ही रहता है। अब जब वहां से इन स्टाम्प यानी यूज्ड स्टाम्प को वो लोग ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि दस्तावेजों से टिकटें हासिल करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन पर लगी सील और स्याही को हटाना होता है। अब इसके लिए दुनिया भर में, बाजार भर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप स्याही हटा दीजिए, नया बना दीजिए। माने कि अगर एक तरफ कानूनी काम करने के लिए चीजें मार्केट में उतरी हैं या बनाई जा रही हैं, तो गैर कानूनी वाली चीजें भी बन रही हैं, तो इसको भी तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन केमिकल ऐसे हैं कि इतनी बारीकी से इस चीज को हटा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि स्टाम्प असली है, नकली है, पुराना है या फिर नया है। अब जब इसमें एक्सपर्ट्स ने जांच की है तो उनसे पता चला है कि यह पूरी तरीके से एक घोटाला है और पुराने स्टाम्प को नया स्टाम्प बना करके मार्केट में बेचा जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल से यह खबर है। मध्य प्रदेश वैसे भी तमाम तरीके के घोटालों के लिए जाना जा रहा है आजकल, शुरू से लेकर के अब तक। अभी भी वहां लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और अब यह घोटाला इस तरीके का है कि वहां का एक छोटा सा गिरोह भी अब यह समझ गया है कि कैसे सरकारी बाबुओं और कर्मचारियों को फंसा करके इस तरह का काम किया जा सकता है। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। उमर खालिद की सुनवाई फिर से टल गई है।
अदालत की डायरी क्या है, क्या इस डायरी में लिखा है कि बस तारीख पे तारीख। फिल्में भी आपको याद आती होंगी, सनी देओल का डायलॉग भी याद आ जाता होगा। हालांकि डायलॉग ऐसे नहीं बनते फिल्मों में, कुछ ना कुछ उनका समाज से सरोकार होता है, कुछ असलियत होती है, तभी ऐसे फिल्मों में डायलॉग होते हैं। कोर्ट में बंदी ने जज साहब से पूछा, हुजूर आज उमर खालिद का नंबर आएगा क्या? जज साहब थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, अरे नहीं, उनकी सुनवाई तो हमारे कैलेंडर का परमानेंट फिक्सचर है, कभी टलती ही नहीं। वकील साहब बोले, सुनवाई भी आजाद भारत जैसी हो गई है, बस तारीखें बदलती रहती है, नतीजा कभी आता ही नहीं। पुलिस से जब पूछा गया इतनी देर क्यों, तो पुलिस ने कह दिया हम जांच कर रहे हैं, जांच इतनी गहरी है कि खुद सच्चाई को भी बाहर आने में डर लग रहा है। अब जनता हताश। अब तो लगता है कि अदालत के नोटिस बोर्ड पर जमानत याचिका के सामने लिख दिया जाए टू बी कंटिन्यूड। फिर अदालत उठी, अगली तारीख फिक्स की, इधर दिल बैठा उधर कानून देख के मुस्कुराया, तारीख फिर से तय हो गई, माने कि कल 20 नवंबर की तारीख। कुछ नहीं बदला, बस वही। हाँ, एक खबर यही आई है कि पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। अब इसमें पक्ष क्या रखा है उसे हम आपको बताते हैं। उमर खालिद दिल्ली दंगों के मामले में सितंबर 2020 से जेल में है और 4 साल से अधिक समय से उनकी जमानत याचिका लंबित है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अब तक याचिका पर 14 बार से ज्यादा सुनवाई टल चुकी है। कभी जज साहब छुट्टी पर, कभी वकील किसी और संवैधानिक मामलों में व्यस्त। पिछली कुछ सुनवाइयों में अदालत की पीठ बैठी ही नहीं। हाल में जज साहब का तबादला भी सुनवाई के आड़े आ गया। पुलिस अपना जवाब समय पर नहीं देती, वकील व्यस्त रहते हैं और मामले की सुनवाई फिर अगली तारीख पर हो जाती है, जैसे कल 20 तारीख मिली है। केस में जहां एक तरफ आरोप साबित करने वाले मजबूत सबूत अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, वहीं जमानत याचिका पर बहस को बस कुछ 20 मिनट में भी निपटाया जा सकता है, ऐसा वकील साहब का कहना है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे कोई अकस्मात घटना नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था। दिल्ली पुलिस अब बोली है, खुलकर बोल रही है। अभी तक कोर्ट ये कह रही थी कि आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, आप पक्ष क्या रख रहे सुनिए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि उमर खालिद दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश अन्य आरोपियों के मामले में नजीर की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। पुलिस ने जमानत याचिकाओं का क्यों विरोध किया है? दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजानिया की पीठ को बताया कि समाज की सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई। साथ ही कहा कि यह सिर्फ CAA के खिलाफ विरोध नहीं था, सबसे पहले इस मिथक को तोड़ना होगा क्योंकि यह कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, यह पूरी तरह से योजनाबद्ध और सुनियोजित दंगा था। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोगों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है, जबकि कानूनी प्रक्रिया में देरी के लिए स्वयं आरोपी ही जिम्मेदार है। लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शर्जील इमाम के कथित बयानों का जिक्र करते हुए SG मेहता ने कहा कि उदाहरण के लिए शर्जील इमाम कहते हैं कि मेरी दिली इच्छा है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं। वह कथित तौर पर बुद्धिजीवी हैं जिनके लिए अदालत के बाहर बहुत सारी बातें गढ़ी गई हैं। मेहता साहब की इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी बयान के आधार पर हम आपको बात करते हैं कि अगर शर्जील इमाम को लेकर के मेहता जी कोर्ट के सामने ये कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य था कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए यह फैलाया जाए कि सारे मुसलमान एक हो जाएं और चक्का जाम कर दें, तो इस समय क्या चल रहा है मेहता जी? इस समय खुल करके जो संगठन, जो हिंदू संगठन या फिर धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर करके एक विशेष धर्म के राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हर जगह पर चक्का जाम करने का, एक होने का, गोलबंदी होने का आह्वान कर रहे हैं, वो क्या है? अगर आपकी यही दलील है तो फिर इस दलील को थोड़ा बहुत तो सुधार करके पेश करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो अपने नियम और संविधान के हिसाब से चलेगी और हम सबकी भी यही उम्मीद है कि वो नियम और संविधान के दायरे में रह करके ही दोनों पक्षों को सुनेगी। हालांकि मामले की सुनवाई मंगलवार को अधूरी रही और 20 नवंबर को अभी जारी रहेगी। आरोपी सभी आरोपों से इनकार करते रहे और अब तक उनकी जमानत याचिकाएं निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों में खारिज हो चुकी हैं। तीसरी खबर, जनदीप धनखड़ क्यों मिले उपराष्ट्रपति से? पूर्व उपराष्ट्रपति जनदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति वर्तमान में CP राधाकृष्णन से औपचारिक मुलाकात की है। यह पहला औपचारिक मुलाकात है जो कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली भेंट मानी जा रही है। अब इसको लेकर के सियासत थोड़ी
तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि दोनों लोग की मुलाकात जो है वो एन्क्लेव में हुई, जहां धनखड़ पहले से निवासी थे। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में कटसी के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अभी तक बड़े सवाल उठ रहे थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी तरफ से कहा जा रहा था कि धनखड़ साहब इस्तीफा देने के बाद कहां चले गए। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों के कारण, कुछ दिन बाद उनका ही बयान है कि स्वास्थ्य कारणों के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया। अब दोनों की मुलाकात इस इनक्लेव में हुई है और काफी अच्छी मुलाकात हुई है, एकदम अनौपचारिक मुलाकात, लोगों के सामने मिलते जुलते, हंसते मुस्कुराते। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का राजनीतिक या फिर राजनीतिक गलियारे में क्या कयास लगाए जाएंगे, क्या इससे बातें सामने निकल कर आएंगी। अंतिम खबर पर कि अखिलेश यादव को क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव संभाले। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को जो करारी हार मिली, उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने मांग की कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की अगुवाई तथा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करनी चाहिए। मेहरोत्रा के अनुसार सपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ इंडिया गठबंधन की नंबर 2 पार्टी है। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होते तो इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बना सकती थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गठबंधन जो है वो स्वार्थों का एक पुलिंदा है और लीडरशिप भी राजनीति में सपा का असर सीमित रहेगा। वहीं विपक्षी दलों में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेतृत्व पर सवाल तो तेजस्वी के भी हैं, राहुल के भी हैं, सबके हैं। इंडिया महागठबंधन जो है वह इंडिया गठबंधन जो है और उससे जुड़े जो दल है वो इस समय अपने अंदर महामंथन ही कर रहे हैं कि किसकी कमी है, किसकी कमी है। हालांकि तेजस्वी को तो सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है, फिर से राजद का नेता चुन लिया गया है और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को किसी तरीके से इस दायित्व से मुक्त किया जाएगा। अखिलेश का अपना प्रचार करने का तरीका है, अखिलेश का यूपी में अपना प्रभाव है, राहुल का अपना प्रभाव है, तो इस तरह के बयान तो आते ही रहते हैं हार के बाद या जीत के बाद। खासकर हार में तो जरूर आते हैं, मंथन में ऐसी चीजें निकलती हैं कि नेतृत्व एक जगह से दूसरे को दे दिया जाएगा। तो ये कुछ थी खास खबरें कल से लेकर के आज तक। हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।